के साथ विधायक गए वो माल बिकाऊ था? उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे, और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओ। स्टैंड क्या है? कानून तो आ चुका है, दिखाइए कहाँ है कानून, कब से आ रहा है? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबके लिए कहना चाहते हैं, जिनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी झेल। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। कहते हैं जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो 2024 भूमि भी सज चुकी है और दोनों तरफ की पॉलिटिकल सेनाएं आमने सामने हैं और इस सियासी महायुद्ध पर निर्णायक फैसले के लिए 95 करोड़ से ज्यादा वोटर भी तैयार हैं, यानी आप तैयार हैं। ब्रांड मोदी की ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी खुलकर एक्शन मोड में आ चुकी है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कारपेट बॉम्बिंग वाले अंदाज में कैंपेन लगातार जारी है। कैंडिडेट की लिस्ट से लेकर सीएए तक भारतीय जनता पार्टी चौतरफा एक्टिव हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्षी खेमा भी हर दांव आजमा रहा है। देर से ही सही, लेकिन मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता का एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। हालांकि नेताओं की भागम-भाग और अपने ही घर में छिड़े गृह युद्ध के बीच विपक्ष को लगातार झटके भी लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या 2024 की महाभारत में कृष्ण यानी देश की जनता यानी आप किसका साथ देने वाली है? तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, 2024 का मेला और बीजेपी का खेला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। सीएए पर मोदी सरकार का एक्शन। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ। ये गलत कानून है, भारत की आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को उनको तंग किया जाए। पहली लिस्ट में बीजेपी का बड़ा संदेश। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी देर से ही सही एकजुट दिखने लगा है। लेकिन पार्टियों की भागम-भाग और नेताओं की भगदड़ से विपक्ष को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी की चौतरफा मजबूत तैयारी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का मेला और बीजेपी का खेला, लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? 3 बड़े मुद्दे हैं आज की बहस के। दल दल में भगदड़ है। आगे बढ़ता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का यानी ब्रांड मोदी का एक बड़ा डंका बज रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका फैक्टर कितना बड़ा होगा?
आगे बढ़ता हूं। सियासी फायदे के लिए क्या सीए का शिगुफा एक बार फिर छेड़ा जा रहा है? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो सवाल कई पॉलिटिकल पंडित उठा रहे हैं। तो इन तीन बहस के मुद्दों के साथ आज की चर्चा का हम आरंभ करेंगे। और कहते हैं ना, आरंभ ही प्रचंड होना चाहिए। तो आरंभ को प्रचंड करने के लिए मेरे युवा मित्र यहां मौजूद हैं, जिनका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ आज पैनलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशांशु त्रिवेदी का। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता है और लोकप्रिय प्रवक्ता है। और इस बार सपा का कार्यकर्ता कह रहा था कि अब की बारी भाटी की बारी, यानी राज्यसभा में इनकी तैयारी करा रहे थे, लेकिन जया बच्चन जी की हो गई। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी है, आम आदमी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। अभी 1 महीना हुआ है इन्हें एनडीए में आए हुए, तो यानी अभी 1 महीना का एक्सपीरियंस इनका एनडीए का है, तो वो भी पूछेंगे कैसा रहा। और मेरे साथ 2 एनालिस्ट भी हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। निरंजन पोद्दार और सैयद जवाद साहब का भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है। भाटी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। दल दल में भगदड़ है। यह राज्यसभा चुनाव क्या हुआ, इस हफ्ते बहुत कुछ सामने आ गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई। सपा को पता लग गया कि पॉलिटिकल हैसियत समाजवादी पार्टी की कितनी है। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो रही है? मैं एक बहुत लोकप्रिय कवि हैं शिव शरण बंधु, उनकी पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। जी जी जी। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बने सरकार उधर हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें केवल मलाई चाहिए, जिन्हें केवल सुविधाएं चाहिए, जिन्हें केवल आराम की राजनीति करनी है। सही राजनीति तो वही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। ये जो चुनाव बात आपने बड़ी खूबसूरत कही और मैं कहता हूं उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात बोली, लेकिन हिमाचल में तो सरकार भी आप विपक्ष की थी, दस्तूर भी आपका था, लेकिन वो विपक्ष में चले गए 3 विधायक। अब उसको लेके भी कोई कविता सुना दीजिए, सुनानी चाहिए ना। जी। छोटी सरकार को बड़ी सरकार ने दबा लिया, और बड़ी सरकार के पास जो पावर है वो छोटी सरकार के पास है नहीं। छोटी सरकार के पास ना तो ईडी है, ना तो सीबीआई है, ना तो इनकम टैक्स है, ना पूंजीपतियों की थैलियां हैं, ना इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन इकट्ठा किया गया था वो है। अब देश में हो क्या रहा है? और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी, कोई कम कोई ज्यादा। सिद्धांत भी कोई चीज होनी चाहिए, और राजनीति में तो खास तौर से होनी चाहिए जी। विचारधारा भी कोई चीज होनी चाहिए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं, तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात रही? फिर इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। तो ये जो देश में चल रहा है, जो आपके साथ विधायक गए हैं वो माल बिकाऊ था? किसी का? हमारे साथ कौन गए? हमारे तो छोड़ के गए हैं। तो 7 विधायक आपके चले गए ना बीजेपी में। मैंने सोचा 7 कह रहे होगा, आपके साथ गए हैं जी। देखिए, जो आपके साथ थे वो उधर चले गए। अमीश जी देखो, कड़वा सच तो ये है, अभी मेरे भाई, मैं उन्हें पहले तो मुझे राज्यसभा के लिए बधाई देनी चाहिए थी, क्योंकि निर्वाचन के बाद आज पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो इसका खंडन करेंगे, लेकिन सच्चाई ये, कड़वा सच ये, इस देश में जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है। काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद के सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, उनके मुकदमे। मैं 2-3 उदाहरण 10 सेकंड में जी, 10 सेकंड। आसाम में ले लें, हिमंत बिस्व शर्मा, यही उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। आप बंगाल चले जाएं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आरोप थे, जांच थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए, मुकदमे खत्म। अजीत पवार महाराष्ट्र में,
मोदी जी एक सप्ताह पहले कह के आए थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, नेचुरल करप्ट पार्टी है। और वो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, आज वो इनके सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो चल रहा है, अशोक चौहान का भी आदर्श घोटाले में नाम था, वो भी एक नाम है। सुधांशु त्रिवेदी, ये परिपाटी आपने चलाई है, हिमाचल में सरकार आप गिरा रहे हैं और आरोप है कि वो डायरेक्टली बीजेपी वो सब कुछ करवा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हम सबके सामने हुआ, आपके 8वें कैंडिडेट संजय सेठ चुनाव जीत के आ गए। देखिए, अभी जो भाटी साहब ने बातें कही उसमें एक दो गंभीर बात भी थी, पर मैं लाइटर नोट से शुरू करना चाहता हूं। इनके तमाम विधायक जिनके लिए अखिलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं, वो अब इनसे कहने लगे हम आपके हैं कौन जी। तो मगर जो इन्होंने एक बात कही, एक गंभीर बात है। इन्होंने कहा कि विचारधारा के आधार के ऊपर रहना चाहिए। इन्होंने कुछ चीजें गिनाई कि कहते थे, मैं बता रहा हूं जो कह दिया, अभी कहा है हाल ही में। अखिलेश तो 2 महीना पुरानी बात है, उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है, वो भी 2 महीने पुरानी बात है, फिर भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी है। तो अब यह समझ में नहीं आता है कि जो आप गठबंधन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। बगल में रोहित खड़े हैं, अब सुनिए, बड़े बगल में रोहित अग्रवाल खड़े हैं, अब सुनिए तो मैं बगल में रालोद के प्रवक्ता खड़े हैं। उसका भी इतिहास बता देना चाहता हूं। जब श्री मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हक था अजीत सिंह जी को बनने का, और जो उन्होंने कहा ना कब कैसे क्या होता है, आज मैं ईमानदारी से बात कहता हूं, पुराने लोगों को बिल्कुल इसकी तस्दीक होगी। ज्यादातर विधायक अजीत सिंह जी के पक्ष में थे, पर वीपी सिंह जी उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि अगर अजीत सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, उनका प्रभाव है, वो मेरे बराबर के स्तर पर आ जाएंगे। तो उन्हें लगा कि मुलायम सिंह जी को बनवा दे, हमारे चेला बन के रहेंगे, और उन्होंने ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि वीपी सिंह जी को किनारे करके चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। फिर चंद्रशेखर जी को झटका मारा, कांग्रेस के साथ चले गए। फिर उसको झटका मारा, काशीराम के साथ चले गए। काशीराम को जो झटका मारा वो तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में सबको पता है, परंतु कम से कम उनकी इतनी तारीफ करूंगा कि सबको झटकते पटकते 2012 में अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सरकार सपा की ले आए, और उन्होंने मुख्यमंत्री बना के अखिलेश जी को दिया, वो 57 पे ले आए। राहुल गांधी जी के पिताजी 400 सीटें लेके आए, राहुल गांधी जी 44 पे लेके आए। चलिए अखिलेश जी के पिताजी उनको लेकर आए, राहुल गांधी के पिताजी, दादी, नाना सब पॉलिटिक्स में थे। अरविंद केजरीवाल का तो कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था, उसके पीछे भी आप पड़ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे उनके गुरु थे, उन्हीं को धोबी पछाड़ मार दिया उन्होंने बाद में। वो तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो गंभीर बात कही थी भाटी जी ने, देखिए विचारधारा की बात होती है, हम बिल्कुल दृढ़ता ईमानदारी से कह सकते हैं 73 साल से 1951 जब से आज तक बने हैं, किसी विचारधारा के मुद्दे पे बीजेपी ने कभी अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बिल्कुल नहीं बदला। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, हिंदुत्व हो, भारत को आणविक शक्ति बनाना हो, सारी चीजों को लेकर, अंत्योदय को लेकर। मगर अंतर क्या हो जाता है, देखिए समाजवादी पार्टी थी, याद करिए एक दौर में सबसे ज्यादा पूंजीवादी और फिल्म स्टार इनकी पार्टी में आ गए थे। यहां आपको पूंजीवाद दिखेगा, परिवारवाद दिखेगा, अल्पसंख्यकवाद दिखेगा, जातिवाद दिखेगा, भाई भतीजावाद दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा। वही कांग्रेस गांधीवाद की बात करती थी, ये सारे वाद कांग्रेस में दिखेंगे, गांधीवाद नहीं दिखेगा। जब आप सारे अपने विचार को छोड़ देते हैं तब आपके साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है, और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की वजह से ही अंततः जनता आपको छोड़ देती है। और मैं एक बात कह दूं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर ने कहा था, in politics if you have to choose between your character and strategy, character मतलब political character, then leave the strategy, be with the character, because you can survive without strategy but you cannot survive without character। और मैं बताता हूं, 2 सीटों की पार्टी थे, हमने सारी स्ट्रेटजी छोड़ दी। हम जनता दल से गठबंधन कर सकते थे, कांग्रेस से गठबंधन कर सकते थे, कम हमने कोई नहीं किया। हम 2 सीटों पर राम मंदिर के साथ खड़े रहे, हम धारा के साथ नहीं चले, धारा मोड़ के 303 सीटों के साथ और राम मंदिर को भी भव्य बनाकर आए। ये होता है, ठीक है, धारा मोड़ कर आए। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, एक नई विचारों की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो हमने उसका एक स्वर्ण काल देखा है, उस पार्टी को डेवलप होते हुए, बनते हुए हमने खुद देखा है, लाइव देखा है। साल 2011, 12, 13 में जो अन्ना हजारे मूवमेंट था, ये देश के युवा साक्षी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने इमरजेंसी झेली है? अगर आपको लगता है कि यह दौर इमरजेंसी का दौर है, तो लेकिन आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया दिल्ली के अंदर, तो आपका वोटर आप पे भरोसा क्यों करेगा? प्रियंका जी, ये बड़ा मूल सवाल है।
क्योंकि आज का वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। अमीश जी इतनी अच्छी बातें की अभी सर ने, सुधांशु सर ने यहाँ पर, उन्होंने कहा यू कैन सर्वाइव विदाउट स्ट्रैटेजी बट यू कांट सर्वाइव विदाउट कैरेक्टर। तो वोटर को दिखता है क्या कैरेक्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मधु कोड़ा और उसका परिवार जिस भी पार्टी में आ जाए, इकलौते व्यक्ति थे मधु कोड़ा जो कोयला स्कैम में कन्विक्ट हुए, वो पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये कैरेक्टर है कि स्ट्रैटेजी है? प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 15 लाख रुपए अगर अकाउंट में आ जाएगा आपके, पर वो नहीं कर पाते। सबकी आपकी इनकम कम हो गई है, आप ईएमआई पे ज्यादा अपना लोन ही भरे जा रहे हैं, लोन की जिंदगी आप जीत रहे हैं। स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? आपने झूठ बोला कि पेट्रोल का प्राइस 100 के नीचे होगा, 35 रुपए का होगा, पर आज 100 के पार पेट्रोल प्राइस है। आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान के नीचे है, 85 रुपी यूएसडी डॉलर के। ये स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? तो सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोली थी वो सबका खंडन हो चुका है। आज भाजपा में कौन है? आज भाजपा में है व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, वाटर लुई स्कैम। इस तरह इनका करप्शन खत्म हो रहा है। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके धो लिया इन्होंने। विपक्ष के पीछे ये ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। आज तक हमारे केस में भी हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमारे केस में आज तक भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। लॉ में ये ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना, अनंत काल तक बिना सबूत के। ये एक खतरनाक सरकार है। पर इसी लॉ से संजय राउत को बेल भी मिली है, इसी लॉ में बेल मिली है संजय राउत को। टेक्निकलिटी में अगर आपको सिर्फ एक केस की बात करनी है, बहुत टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकती हूँ वहां बेल क्यों मिली और यहाँ बेल क्यों नहीं मिल रही, आपको वो डिस्कस करना है। बेल इसी कानून के तहत मिली है? नहीं, आप सुनिए ना, बेल इसी कानून के तहत मिली है ना? इसमें संशोधन कर दिया गया अमीश जी, इस कानून में संशोधन कर दिया गया। मेरे सवाल का जवाब, तो क्या आपको लगता है कि अब जो बीजेपी है इस काल को आप क्योंकि इमरजेंसी का काल कहती हैं, बीजेपी इमरजेंसी 2 साल ब्लेटेंट इमरजेंसी, उनके तमाम बड़े नेता जेल में चले गए, वो सरवाइव कर सकते थे, आप सरवाइव नहीं कर सकते थे और आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा। पर आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, आपने लालू यादव के साथ समझौता कर लिया। मैं आपको बताती हूं, मैं उसका जवाब देती हूं। पहले इनको जवाब देती हूं। शरद पवार के साथ समझौता करा की बात की तो इन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया वो सबके समझ। भारत रत्न दिया, मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया। मार्गदर्शक मंडल में करवानी जी। कितने लोग एग्री करते हैं कि 90 इयर्स के पॉलिटिशियन को करंट पॉलिटिक्स, 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या करंट पॉलिटिक्स में रहना चाहिए? बताइए वो क्या कर पाएगा देश के लिए? 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या राजनीति, रेगुलर राजनीति करनी चाहिए या प्रियंका कक्कड़ को करनी चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी को करनी चाहिए, रोहित अग्रवाल को करनी चाहिए और राजकुमार भाटी को करनी चाहिए? आप कैसे भी पूछ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि 80 ईयर वाले पॉलिटिशियन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए? सुनिए, आप सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। इनकी राजनीति क्या है? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की? वोट चोर है भाजपा। ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछ ले, जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा है। करके शिमला टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला घूम रहे हैं, इसकी सबको बहुत चिंता है। उस हेलीकॉप्टर में ईंधन किसका डल रहा है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, हमारे हेलीकॉप्टर तो पार्टी लेती है और पार्टी चलाती है, मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनका सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। जो कहते थे कभी, अब सुनिए, अब मैं बताता हूं। प्रियंका जी ने बोला, कैरेक्टर जानते क्या होता? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, सत्ता में आए टोपी पहना दी इधर, अब नहीं चाहिए मुझे चाहिए। सुनिए, सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया, मैं सिक्योरिटी नहीं ले लूंगा। इस समय भाई देखिए, मैं इसमें इनका मजाक नहीं, या तो ये बचकानी हरकत कर रहे थे या शातिराना हरकत कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर उसके बाद बच्चों की कसम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा, क्या कहते हैं वो बदल दिया। समझौता नहीं करूंगा विपक्ष के। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं। सबसे लंबे समय विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। कौन तोड़ पाया हमें? कोई नहीं तोड़ पाया। और आपने कहा ये साहब एक ऐसा भी कानून था इस देश में, अगर इनका प्रियंका जी कहना है तो कोर्ट को उस कानून को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कई कानूनों में किया, राहुल गांधी की सजा बहाल कर दी, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले विषय के ऊपर भी दिया। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मगर इस देश में एक कानून था, भाटी जी को निश्चित पता होगा, DIR और मीसा।
आपको पुलिस बंद कर ले, आपको कारण नहीं बताएगी, आप जमानत की अर्जी नहीं दे सकते, लालू यादव ने अपनी बेटी का और नाम आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना वकील ना अपील ना दलील, जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में रहेंगे। अरे हम तब भी नहीं टूटे थे, टूटते वो हैं जिनके हौसले और इरादे दमदार नहीं होते। आपके देखिए आपके तो पार्षद भी चंडीगढ़ में टूट गए, लेकिन अब क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है कि बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी तोड़ रही है। हाल ही में हिमाचल में हमने देखा, वहां कांग्रेस ने खुद कांग्रेस की सरकार को कठिनाई में डाल दिया। मेरा सवाल, कांग्रेस के साथ, लालू यादव के साथ, शरद राव पवार के साथ जाने की मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे व्यूअर्स के लिए और इन दर्शकों के लिए? आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाया आपने, आज अगर लोकतंत्र को नहीं बचाया आपने, तो ये पार्टी इलेक्शन खत्म कर देगी। के लिए सब बिल्कुल, ये पार्टी इलेक्शंस खत्म कर देगी। ये पार्टी आपके हर रोज ये तो 19 में बोला जा रहा है, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा। ये क्या मतलब? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव नहीं होगा रोहित भाई, अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो विपक्ष नहीं होगा, अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। ये सब बातें बोली जा रही है। ये और जोड़ दो इसमें, ये बात है 1 महीने पहले जयंत चौधरी नहीं कही थी। ठीक बात है, ये और जोड़ दो। ठीक बात है। ये प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की नेता है ना जी, इनके नेता अरविंद केजरीवाल। आपको शक है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, है उन्हीं की नेता है। क्लेरिफाई कर रहा हूँ भाई, क्लेरिफाई करना पड़ता है आम आदमी पार्टी केस में। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वही है आपके केस में वेरीफाई होता है। 1 महीना पहले आप कहीं थे, अब कहीं। ये तो बात सही बोली प्रियंका जी ने, वेरीफाई तो आप बोलने दो मैडम, बोले तो हाँ बोलने दो मैडम। इनके नेता पब्लिक की ताली भी बजा रही है, पब्लिक की ताली भी बता रही है। ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं, इनको भारत देने वालों के साथ। ये बात तो सही है कि इन्होंने गठबंधन की अल्टा पटली करी है, मतलब वेरीफाई तो इनके केस में तो ये आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही दिख रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बीजेपी के साथ कभी दिखी, लेकिन इनके केस में वेरीफाई तो करना पड़ेगा। प्रवक्ता है प्रियंका, समझ गई आगे क्या होने वाला है। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में है कि बाहर हैं? भाई चेक करना पड़ता है आम आदमी पार्टी का नेता कब अंदर चला जाए। इनके नेता अरविंद केजरीवाल का बयान था, आरोप लगते ही पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज ये क्या डिफेंड कर रही हैं कि भाई साहब कानून के अंदर चेंजेस हो गए जी, हम तो कानून की वजह से जेल में जा रहे हैं। मैडम कानून की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से। नहीं सर, आपके नेता संजय सिंह कहते थे लालू प्रसाद यादव परिवारवादी पार्टी से आते हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। संजय सिंह कहा करते थे मुलायम सिंह यादव के बेटुआ कौन हुए, अखिलेश यादव, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। राजीव गांधी के बेटुआ कौन हुए, राहुल गांधी, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज ये सब कहां है? तो स्थिति है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब किस तरीके के प्राणी हैं कि पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे, और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओगे। प्रियंका ये एक छोटा सा सवाल का जवाब आपको जरूर देना चाहिए, जो बात रोहित अग्रवाल ने बोली। क्या आपको लगता नहीं है कि एक स्टेट में अलायंस है, दूसरे में नहीं है? एक में लोकतंत्र बचा हुआ है, दूसरे में बचाने की आवश्यकता आ गई है? नहीं देखिए, तो हमारे दोनों लोकल यूनिट्स को पंजाब में दोनों लोकल यूनिट्स को पंजाब में अलग अलग लड़ना था, हमने उनका सम्मान किया। इनको क्या प्रॉब्लम है? हम अपनी पार्टीज के साथ जो भी करें। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एनडीए के साथ चले गए तो इन्होंने कहा पंजाब में, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी भगवंत मान है। हालांकि भगवंत मान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी 2 दिन पहले देखिए किसी को कहते हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भगवंत मान ने बोला। अमित जी, इनके ऊपर वो पंक्ति लागू, तो पुराना गीत था ना, दिल्ली में मोहब्बत पंजाब में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जी बीजेपी जो दलों को तोड़ रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर सपा के 7 विधायक चले गए। अभी हिमाचल में क्या हो गया? देखिए ऐसा है, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन पार्टियां जो होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना जो ठोकर खा के गिर जाता है, उसका खिलौना टूट जाता है, कहता है वो अंकल ने तोड़ दिया, तो उसी तरीके से वो देखिए ये खुद तोड़ दिया। अंकिल आ गए हैं बीच में। भाटी जी, ये जो अंकिल की कहानी है, मतलब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूं। ये अंकिल के चक्कर में सारा कांड हो रहा है क्या? मतलब हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी अंकिल के चक्कर में हो गया, यहां पर जया बच्चन जी के चक्कर में पूरा बवाल हो गया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली फैसले नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपके 2 महासचिव और एक राष्ट्रीय सचिव ने जो बोला है वो सारा सब कुछ पटल पे है? सलीम शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और राष्ट्रीय सचिव, 7 विधायक अलग हो गए हैं। नहीं, जो सुधांशु जी के मुझे 3 बिंदुओं का जवाब देना मेरे सवाल का गंभीरता पूर्वक जी बताइए। एक तो इन्होंने ये बिल्कुल गलत तथ्य इतिहास का पेश किया कि अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन वीपी सिंह जी ने मुलायम सिंह को जबरदस्ती बनवा दिया। वीपी सिंह जी, मैं आपको बताऊं, ये सही बात है कि 2 दावेदार थे, विधायकों के वोट पड़े थे कि किसको ज्यादा विधायक जिसको देंगे उसे बनाएंगे।
वीपी सिंह जी अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह जी के साथ थे, इस बात की ये भी तायद कर देंगे। वीपी सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ नहीं थे, और मुलायम सिंह यादव जी का उनसे तब से विरोध था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और डाकू दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया गया था, और उसमें बहुत ढेर सारे 70 के करीब यादवों को मुठभेड़ों में मारा गया था। नेताजी ने जब उनके खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया था। एक तो ये आपने फैक्ट गलत बोला। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी। बीजेपी के तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन, जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है, कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पे आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आप सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं। आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आपकी कौन सी आदर्शों पे चलते हैं? सारी बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात, उस जमाने की बात का वेरिफिकेशन तो बाद में होगा, पर कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि अजीत सिंह और उनके बीच में मतभेद था। तो और पार्टियों में होता है, तो सब पार्टियों में इतना स्वीकार किया। हजूरिया क्या था मध्य प्रदेश में? अब आपने उसमें गुजरात में आप बता दो, आप ये बता दो, हजूरिया क्या था? बीजेपी के 2 ग्रुप थे, दोनों में रस्सा कसी थे, दोनों विधायकों को उठा के एक खजुराहो ले गए थे। आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी ने पार्टी छोड़ा। सुनिए, हमारे यहाँ मैंने कहा हमारी पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ, और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूं, येदियुरप्पा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी। अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया जेडीएस कर्नाटक में। यह होता है विभाजन, यह होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। यह विभाजन होता है। बताइए कोई बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हुआ? इसलिए मैंने कहा नेताओं ने कई बार छोड़ा, मैंने और ऐड करके बता दिए, और सब वापस आए, क्योंकि हमारी पार्टी में सबको रियलाइज होता है जो मान सम्मान होता है। कल्याण सिंह पार्टी में वापस आए थे, उन्होंने पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब तो मेरा शव भी कमल के झंडे के साथ लिपट के जाएगा, और वो बोलते हुए वो अब एक लाइन और कह दूं, अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे। 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा के साथ, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। सुधांशु जी, जब आप इस चीज की सीए ला रहे हैं आप? नहीं, अभी उसी पर आ रहा था मैं। आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं, लेकिन जब आपका ये 170 पार के मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के, उसका रीजन बता दे रहा हूं एकदम। अब आप हैं उनके लाले हैं 170। नहीं, अब आप देखिए आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो, और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश, आपके ऊपर सारे। ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो
ये जो खड़े हुई है, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए भाई, मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, 2 एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए, पहले इनका फैक्ट चेक कर दो, बाकियों के लिए कुछ तो छोड़िए आप लोग। बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, बता दीजिए, कि उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है। रोहित अग्रवाल को छोड़ेंगे नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना, आप छोड़ रहे हैं। अब इनकी बात का पहले तथ्यात्मक आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी फैक्ट्री कौन है? बताइए काजल बताइए ये तो बताओ मेरे भाई। वही तो कहते हैं कौन गंदगी की फैक्ट्री? सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। और भारतीय जनता आप कहां से? आप यूपी से है ना? यूपी से। अरे यूपी के लोगों को तो शराबी कह रहे हैं राहुल जी, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। तो फिर काहे अब राहुल जी को क्यों कोट कर रहे हैं? अब दूसरा ये इतने मैले दुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर, नाम ले लीजिए आप, नाम ले लीजिए। बोलिए। हेमंता विश्व शर्मा थे, उनको लिया गया। उसके बाद ज्योति आदित्य राव सिंधिया, उनको लिया गया। और उसके बाद अभी आरएलडी को भी लिया। आरएलडी भी मैली धुलाई है भैया। एक लाइन कह दूं, जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने की सोच रहे हैं वो। सुनिए, पिछली बार कांग्रेस के युवराज, कूड़ा इकट्ठा, सुनिए 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे, और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। ये देश है हमारा। केस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल, और जोरदार होंगे सवाल, और ब्रेक के बाद जोरदार जवाब। 2024 का मेला, बीजेपी का खेला, ये देश है हमारा में जारी है। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर क्यों नहीं बोलते? बोलिए। नहीं है, एपीएमसी एक्ट है नहीं। सरकार बनते ही एमएसपी मिलेगी। 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार ने 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी दी, और मोदी जी ने 10 साल में 18,39,000 करोड़ की एमएसपी दी। कार्यक्रम ये देश है हमारा, एक बार फिर आपका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। प्रियंका देखिए, अब बीजेपी की पॉलिटिकल तैयारी जो है वो चौतरफा है। एक तो ब्रांड मोदी है, वोट चोरी है, वोट चोरी कर पा रहे हैं। ब्रांड मोदी नहीं है, कुछ ब्रांड मोदी नहीं है। मैं तमिलनाडु की रैली देख रहा था, वहां पर इतने सारे लोग थे, साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर। चोरी क्यों करनी पड़ी वोटों की? कहां पे? इतने छोटे चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी क्यों करनी पड़ी? इतने स्ट्रांग है तो वोट चोर क्यों है ये? अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, एक सेकंड, ब्रांड मोदी की ताकत है कि नहीं है? पॉलिटिकल आरएसएस ऑर्गेनाइजर कहता है कि उनका करिश्मा खत्म हो गया। अच्छा, आपको लगता नहीं? आपको लग रहा है ऐसा? मैंने इनकी किताब पढ़ी थी। आपको लग रहा है? आपको लगता है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा खत्म हो गया? आपको लगता है कि लोग अगर करिश्मा खत्म नहीं, अगर आपको लगता है खत्म हो चुका है, तो आपको कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करना पड़ा दिल्ली के अंदर? लास्ट टाइम आप अकेले चुनाव लड़े थे जी, इस बार अलायंस इसलिए करना पड़ा तो क्या आपको लगता है कि 2019 से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी? काम जी, हमें पता है कि भैया इतनी बड़ी मशीनरी है, 9,000 करोड़ तो इनके पास इलीगल फंड है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 9,000 करोड़ तो किसी और पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि चोरी कर सकती है ये पार्टी। ब्रांड मोदी के ऊपर जो अपनी बात रखना चाहे वो हाथ खड़ा करे और अपनी बात रखे। मैं आपको मौका दूंगा सर। ब्रांड मोदी के ऊपर कोई हाथ खड़ा करके अपनी बात रखना चाहे, आप निरंजन जी, ब्रांड मोदी, आपको लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्रांड मोदी है या नहीं है? देखिए अमीश जी, इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक दूसरे के धुर विरोधी एक ही पाल पे आ रहे हैं। जब कहते हैं ना कि जब एक पाल पे सारे के सारे पशु आ जाए तो ये समझ लो दूसरी पाल पे शेर है।
जिस तरीके से आज अगर कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, दुष्ट हैं, बड़ी संख्या में कौरव कौन हुए? कौरवों में ढेर सारे महारथी थे, पांडवों में एक जो आपके पास है, लेकिन सब पर भारी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बोली कौरव और पांडव वाली। लेकिन देखिए कौरव और पांडव पे एक ही इंसिडेंट मुझे ध्यान में आता है। कौरव में धृतराज, सबको आपको पता होगा, धृतराज जो थे वो दुर्योधन को राजा हर हाल में बनाना चाहते थे। नहीं सर सुनिए, वहां एक दुर्योधन था युवराज, जो लड़ाई हार गया था। इसके बाद भी उसकी माता गांधारी लगी हुई थी किसी प्रकार मेरे युवराज को सत्ता मिल जाए। आज के युग में मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि वो समझ ले कि वो दुर्योधन कौन है और उस दुर्योधन की खास बात क्या थी। सुनिए, उस दुर्योधन से विदुर कहते हैं कि जो धर्म की शिक्षा तुम्हें दी गई वही युधिष्ठिर को दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, धर्म क्या है मैं जानता हूं पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वो कहता है जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। देखिए शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और बम बम बोल रही है काशी। कोई बनारस जाता है तो उससे महादेव दिखते हैं, कहते हैं ना जिसकी देसी दृष्टि होती है वो दिखते हैं। कोई बनारस जाता है तो उसको शराबी दिख जाते हैं। ये अपनी अपनी विवेक है, अपना अपना विमोचन है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बनारस में काशी में तो विश्वनाथ दिखते हैं। ब्रांड मोदी और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी है। देखिए आप बेशक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोध करते हो लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिसने मोदी को मोदी बना दिया है। पैसा जहां धनबल होगा, जहां मीडिया तंत्र होगा, वहां तो ब्रांड बन ही जाता है क्योंकि हमें भी मार्केटिंग पता है किस हिसाब से होती है। मोदी की अगर ताकत है अमीश भाई तो आप बताइए, नीतीश कुमार के साथ फिर से इन्होंने गठबंधन कर लिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा लगातार करप्ट लोगों को भर रही है, तो आप ही के अलायंस में लालू यादव जी हैं जो कि कन्विक्टेड करप्ट हैं, इसके बारे में आप क्या कहना बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। लालू यादव भी आपकी क्या अलायंस में है, कन्विक्टेड है। मधु कोड़ा प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले कि इनके परिवार, मधु कोड़ा को जो भी लेगा कोयला स्कैम का मधु कोड़ा या उसके परिवार को, वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब मैडम ईमानदारी से लोगे मधु कोड़ा का ले लेता हूं मैं जवाब, लेकिन आप लालू यादव पे तो बोलिए। मोदी नहीं बोला, सजा हो गई ना। मधु कोड़ा आए कि इनकी पार्टी में आ गई ना, आ गई ना। कैसे उनकी वाइफ आ गई, उनकी वाइफ आ गई। प्रियंका जी आप कह रही है कि अगर किसी के पति ने करप्शन करी है, हस्बैंड ने करप्शन करी है तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए, उसको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। लालू यादव के बारे में सवाल पूछा गया, लालू यादव पे क्यों मोदी जी लालू यादव पे हम आपको आप यही रखिएगा। भाग्य में जब करप्शन किया किसके समर्थन से मुख्यमंत्री थे? मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी। कुछ अर्ज करना चाहता हूं, अर्ज करिए। इन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं आप बच्चों सब जाके चेक कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े समाजवादी, देखिए एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही अरे सुना दो ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी, आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है, ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वो ही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई? और जिस जमाने में आदम गोंडवी ने लिखा था हम सत्ता में नहीं थे, आपकी बात सत्ता में नहीं थे, हमें थे, बापू के बंदर आ गए। जय हो जय हो जय हो, बापू के बंदर आ गए। अमीश जी ने मोदी ब्रांड, मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है, मोदी बैंड, बस बैंड बजता है, बैंड बजता है चारों तरफ। अब बताएं मोदी ब्रांड क्या है? देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े, 73 सीटें। यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 325 सीटें। इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने, 30 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत। इसलिए ब्रांड बहुत छोटा शब्द है, मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है।
जी, ब्रांड छोटा शब्द है। ओके ओके, मोदी ब्रांड के ऊपर, लेकिन मोदी ब्रांड जो है वो है, लेकिन साथ में राम मंदिर भी है, साथ में अब सीए भी आएगा। क्या करिएगा? मोदी जी की 370 हटा चुके हैं, ये यूसीसी ला चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। क्या करेगा ये? और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं 2024 में आऊंगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊंगा। अमीश भाई, चुनाव आ गए और बड़े बड़े जुमले छा गए, और मोदी जी मत बोला करिए जुमले। आपने राम मंदिर जुमला बोला, बना दिया, 370 जुमला बोला, हटा दिया। 2 करोड़ रोजगार बोला था, सबको दिला दिया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, दिला दिया। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर चू नहीं बोलते। बोलिए, नहीं है, एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल, आपका विश्लेषण क्या है? आज की तारीख में क्या हो रहा है? कुछ लोग 60 में से 52 चुनाव हारने वाले को जननायक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिसकी विनिंग 87%, यानी राहुल गांधी फिट है इसलिए हिट है। और क्या कमाल कर रहे हो भाई आप। कमाल है। मतलब आपको अगर इन हालात में भी राहुल गांधी की हिट दिख रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है? इसमें बताइए क्या कहा जा सकता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। राहुल गांधी फिट है। जी। लेकिन देखिए ये बात, देखिए ब्रांड मोदी वो है जिसके उत्तर प्रदेश में 7 राज्यसभा कैंडिडेट जीत सकते थे और 8वें का चांस था, 8वें को जितवा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर कट जीत सकता था। ब्रांड राहुल वो है जिसको उन्होंने हरवा दिया। खुद सोच के देखिए कहां पे कौन खड़ा है, यह बात सोचनी होगी। सोचिए, बंगाल के अंदर 2 सीटों की दरकार के लिए कांग्रेस लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की सेकंड फिडलर होकर दिल्ली के अंदर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नकारते हुए समाजवादी पार्टी ने टिकटें सौंपी। सोचिए क्या हर्ष हो गया कांग्रेस पार्टी का। रोहित अग्रवाल, एक सवाल है, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो आपको यूसीसी सीए की क्या आवश्यकता है? अब देखिए, एक बात अमीश भाई पहले समझनी पड़ेगी हमें कि 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया और आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा इनको दर्द होता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, क्योंकि ये आधा पेट रखना चाहते हैं देश की जनता को, ताकि देश की जनता भूख के आगे सोच ही ना पाए। ये युवाओं के रोजगार की बात कर देगा, इनको कोई हक नहीं है। देश के कैपिटलिस्ट को गाली दोगे, 11 लाख करोड़ रुपए का तेलंगाना में जाके अदानी के साथ करार कर लोगे, उस पर आवाज नहीं निकलेगी मुंह से। और देश के कैपिटलिस्ट को गाली दोगे दिन रात पानी पी पी के, और रोजगार की बात करोगे तो रोजगार क्या विदेश का कैपिटलिस्ट आके तुमको देगा? सुधांशु त्रिवेदी, आप कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी है, आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन यूसीसी की जरूरत क्यों है, सीए की जरूरत क्यों है? अब हो रहा है कि सीए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा। 2 लाइन में बता देना चाहता हूं। देखिए साहब, सीए क्यों? हाँ, अभी बता रहा हूं, आप पूरी बात होने दीजिएगा। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर में रामलला कहां है, यह साबित करना पड़ेगा। जहां विराजमान है वहां से नहीं मानेंगे। कागज दिखाओ, सबूत दिखाओ, 500 साल पुराने कागज दिखाओ। वही लोग आज कहते हैं कि हम जहां विराजमान है मान लो, कागज मत मांगो हमसे। तो मुझे लगता है कि इस पे वो पंक्ति याद आती है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई न दिखाएगा। जी, लेकिन सीए की बात जो अब आ रही है कि गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन लेके आ सकता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? जो शुरू से हमारा स्टैंड था वही स्टैंड। क्या? सीए तो कानून पास हो गया, लेकिन सीए की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, दूसरे सीए संविधान विरोधी कानून है। संविधान विरोधी है, मनमोहन सिंह ने बोला है, असम की सरकार ने पास करके दिया है, वहां की केरल की सरकार ने पास करके दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मनमोहन सिंह ने बोला। हवा में बातें, ड्राफ्ट दिखाइए, उसके बाद ही चर्चा कर पाएंगे। आपका स्टैंड क्या है? मेरे को पढ़ने तो दीजिए, तब बताऊंगी स्टैंड। ये तो खिलाफ कानून तो आ चुका है, दिखाइए कहां है कानून, कब से आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है। मैं सीए पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने विभाजन की भारी कीमत चुकाई थी वो आज तक वो पीड़ा सह रहे हैं। अटल जी की एक पंक्ति थी, जो सीए के लिए जो लोग तड़प रहे हैं वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में, सारे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वाले, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, सबके लिए कहना चाहते हैं कि जिनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। तो उनके ऊपर छाई हुई गम की आंधी को छुपाने के लिए, और अगर ये कह रहे हैं संविधान विरोधी, मैं बताना चाहता हूं सितंबर 1947 में महात्मा गांधी का बयान है कि जो जो लोग आना चाहेंगे उन्हें आने देना और भविष्य में आने देना भारत की जिम्मेदारी होगी। मैं आपको एक नहीं दर्जनों गिना सकता हूं। सीए के लिए देखिए इस्लामिक मुल्क कई सारे हैं,
इस पूरे, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदू एक ऐसा अभागा है जिसका कोई मुल्क नहीं है, और मैं ऐसा अभागा है जिसका कोई मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जैन खासतौर पर, और हिंदू और सिख, ये लोग कहां जाएंगे? इनका मुल्क तो एक हिंदुस्तान ही है। अगर इनको ना नागरिकता मिलती है तो आपत्ति क्या है? आपने कहा कि एक अभागा हिंदू ऐसा जो किसी मुल्क में जगह नहीं, उसका क्यों देश नहीं? कई लाख हिंदू तो अमेरिका में रहते हैं, कई लाख कनाडा में रहते हैं, अरब देशों में उन्हें नागरिकता भी मिल रही है। सर क्रिश्चियन का देश है, इस्लामिक्स का देश है, बौद्ध का देश है। एक हिंदू देश बताइए, एक हिंदू राष्ट्र बताइए पूरी दुनिया के अंदर। मैं नहीं, इसमें अगर आप बताइए ना, है कोई राष्ट्र? देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र है किसी ऑडियंस को पता हो तो बताइए कोई। और सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एक सेकुलर राष्ट्र बताइए। सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एक सेकुलर राष्ट्र बता देंगे। आज कोई धार्मिक राष्ट्र सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, सब पिछड़ते जा रहे हैं। जो संविधान सम्मत और लोकतांत्रिक देश हैं वो ही आगे बढ़। नेपाल के नागरिकों ने खुद वोट करके नेपाल को धर्म विरोधी राष्ट्र से हटा के संवैधानिक राष्ट्र बनाया। और लोगों के अंदर जो उन्माद भरते हैं हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र बताइए जो लोकतांत्रिक हो पूरी तरीके से, एक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मुस्लिम राष्ट्र बताइए। इंडोनेशिया है पूरी तरीके से। इंडोनेशिया में रामलीला होती है, राम को पूजा जाता है। हाँ, इसीलिए गरुड़ा एयरवेज है। लेकिन क्योंकि आखिरी राउंड है, मैं सीटों के बारे में आपसे जानूंगा एक लाइन के अंदर। इंडिया अलायंस की आप दोनों डिसाइड करके बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी। मैं एनडीए की सुधांशु से पूछ लेता हूं, आप बता के टोटल बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस की पूरे देश में। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए का नंबर क्या होगा आपकी राय में? हमारा तो कहीं कोई शक ही नहीं है, बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार। आपका जो या तो झूठे होते हैं या जिनके कोई तिकड़म होती है, केवल वो संख्या बता पाते हैं। चुनाव में संख्या कोई नहीं बता सकता। हम ये कह सकते हैं अखिलेश जी ने 403 में 400 बताई तो झूठे होते हैं, 403 में 400 बताई तो झूठे होते हैं, झूठे थे, तिकड़मी थे, या तिकड़म करते हैं। चलिए संख्या बताते हैं। जी आप एनडीए की संख्या वो अगड़म बगड़म थे, तिकड़म नहीं थे। मेरा सीधा सा मानना है संख्या एनडीए की संख्या 350 पार, एनडीए की संख्या 350 पार, और यूपीए इंडिया अलायंस की संख्या, इंडिया जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, देखिए इंडिया कहां से लड़ेंगे राहुल सरकार बताइए? तेलंगाना। चलिए, मैं देखिए चर्चा आगे और होती रहेंगी। चुनाव का माहौल है और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए मैं सब व्यूअर्स आपको बोलता हूं कि इसको एंजॉय करिए, इसे महसूस करिए, वाद विवाद भी करिए, लेकिन झगड़ा मत करिए, पॉलिटिकल झगड़ा करिए लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करिए। ये मेरा कहने का मतलब है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका, मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज के विषय पर बेबाकी से अपनी राय को रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की इस समय दिक्कत यह है कि वो सीट नहीं बता पा रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहां से लड़ना है और कहां से नहीं लड़ना। नमस्कार और आप सबको धन्यवाद।